हेलो, वेलकम टू खान लॉ स्टडीज़। लॉ सीरीज़ के पहले सेशन में कल हमने पढ़ा था इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट की डेफिनेशन। फैक्ट एज डिफाइंड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्ट्स: physical fact and psychological fact or mental fact. Physical facts are capable of direct proof or indirect proof. Physical fact can be proved by the direct evidence. Physical facts can be proved by the persons who have perceived the occurrence by their senses, or it may be proved by other facts which is either make their existence probable. मीनिंग कि जो भौतिक तथ्य है इसे हम प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस, और या किसी ऐसे तथ्यों से भी साबित कर सकते हैं जो कि इन तथ्यों के अस्तित्व को संभाव्य बना दे। The second type of fact is psychological fact. Psychological fact cannot be proved by direct evidence. They can only be proved by the circumstantial evidence. जैसा कि कल ही बताया गया था कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स बोथम की जो क्लासिफिकेशन है उसको अपनाया गया है। इलस्ट्रेशन में ये भी बताया गया था आप लोगों को कि इफ ए फायर्स एट बी, the act of firing is a physical fact and it can be proved by a person who saw the occurrence or by the circumstantial evidence. But the intention cannot be proved by any direct evidence. The intention of shooting is a psychological fact. It can only be proved by the conduct of the accused or the person shooting. Now, relevant के बारे में भी कल बताया गया था पिछली सीरीज में कि सुसंगत किसे कहते हैं। कोई तथ्य, कोई फैक्ट सुसंगत कब होता है, रेलेवेंट कब होता है। सेक्शन 3 डिफाइन करता है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। यानी एक तथ्य दूसरे तथ्य के लिए सुसंगत तब माना जाएगा जबकि वो इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी का जो पार्ट है, सुसंगतता का जो पार्ट है, उसमें दिए गए जो वेज हैं, जो ढंग हैं, उनमें किसी ढंग से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो रेलेवेंट फैक्ट इस तरह से दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, इतने एक दूसरे से संबंधित होते हैं कि आइदर दे बाय इटसेल्फ, ये अपने आप में या अदर फैक्ट्स के साथ मिल करके, द फैक्ट इन इशू जो है
जो विवाद्यक तथ्य है उसको या तो ये साबित कर देते हैं या उसके एग्जिस्टेंस को या उसके नॉन एग्जिस्टेंस को ये प्रोबेबल बनाएंगे या इम्प्रोबेबल बना देंगे। तो रेलेवेंट वही फैक्ट होगा जो रेलेवेंसी के चैप्टर में सेक्शन 5 से सेक्शन 55 तक जो ढंग दिया गया है, जितने वेज बताए गए हैं, उन तरीकों से एक दूसरे से जो फैक्ट्स संबंधित हैं, दोज फैक्ट्स आर कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट्स। आज हम नया टॉपिक लेते हैं कि व्हाट इज फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन जो है स्टीफन की डेफिनेशन को भी अपनाया गया है। फैक्ट इन इशू उन के बारे में इस तरह से समझ सकते हैं कि दोज फैक्ट्स और सेट ऑफ फैक्ट्स from which some legal right liability arise and upon which a decision must be arrived। यानी ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्य जिससे लीगल राइट यानी विधिक अधिकार या कोई लायबिलिटी या डिसेबिलिटी, किसी विधिक अधिकार या कोई दायित्व उत्पन्न होता है और ऐसे विधिक अधिकार के बारे में न्यायालय को निर्णय देना है, तो ऐसे सभी फैक्ट इन इशू कहलाते हैं। मीनिंग कि जो लीगल राइट, इफ ए पर्सन सूज, एक आदमी दूसरे के विरुद्ध अगर ये दावा करता है किसी लीगल राइट का, तो उस लीगल राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो उसके इंसिडेंट्स हैं, जो उसके आवश्यक तत्व हैं, वो सारे के सारे आवश्यक तत्व फैक्ट इन इशू हैं, वो विवादक तथ्य कहे जाएंगे। और ऐसे विवादक तथ्य पर ही न्यायालय को निर्णय देना है और इन्हीं विवादक तथ्यों को अभियोजन को यानी प्रोसिक्यूशन को या प्लेंटिफ को साबित करना होता है। यदि क्रिमिनल केस है तो ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस, जो अपराध है उसको गठित करने वाले जितने भी आवश्यक तत्व हैं, वो सब के सब फैक्ट इन इशू हैं और अभियोजन के लिए आवश्यक है कि वो इसे साबित करे। एक वर्ड और यूज हुआ है, इशू ऑफ फैक्ट। इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ, टू टाइप्स ऑफ इश्यूज आर गिवन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी के ऑर्डर 14 रूल 1 में ये प्रोवाइड किया गया है कि जहां प्लेंटिफ किसी तथ्य को असर्ट करता है और विपक्षी पार्टी या डिफेंडेंट उसका डिनायल कर देता है, तो ऐसे तमाम तथ्य जो होंगे वो हम कहेंगे इशू
ये है तथ्य से रिलेटेड है, ये है इशू ऑफ फैक्ट। और सिविल केसेस में इन इश्यूज को ऑर्डर 14 नियम 1 ऑर्डर 14(1) में कोर्ट इश्यूज के रूप में फ्रेम करती है और इसी पर न्यायालय निर्णय देता है। इलस्ट्रेशन है फैक्ट एंड इशू को समझने के लिए जो सेक्शन 3 में दिया गया है कि ए पर बी की हत्या का आरोप है। ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। अब ए का जो परीक्षण जो ट्रायल है उसमें ये फैक्ट्स ऐसे हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि ये फैक्ट इन इशू होंगे, जिसको सीआरपीसी में हम चार्ज कहते हैं। जैसे वेदर ए कॉज्ड बीज डेथ, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ए ने बी की हत्या की। दूसरा इशू, वेदर ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, क्या ए ने बी को पर जो हमला किया था वो उसकी हत्या करने के आशय से किया था। और ये भी फैक्ट इन इशू होगा कि क्या बी ने ए को सडन एंड ग्रेव प्रोवोक किया था। ये इशू जो है ये प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट है। ऐसे एक्यूज्ड को साबित करना पड़ेगा कि उसने बी पर जो हमला किया था वो बी के द्वारा अचानक गंभीर उकसाने पर किया था। ये जितने फैक्ट हैं ये सब फैक्ट इन इशू होंगे। नेक्स्ट टॉपिक is the definition of evidence. The evidence is defined also in section 3 of the Indian Evidence Act. What is evidence? Evidence is only one of the medium of proof. यह सबूत का एक माध्यम है। इंडियन एविडेंस एक्ट ने अलग से एविडेंस को परिभाषित नहीं किया है, बल्कि यह कहा है कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स नंबर 1 ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेसेस। यानी ऐसे सभी बयान जो कि न्यायालय जो है अपने सामने देने के लिए परमिट करता है, ऐसे बयानात को, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम ओरल एविडेंस कहते हैं। सेकेंडली, ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी ऐसे तमाम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो न्यायालय की देखने के लिए न्यायालय के सामने पेश किए जाते हैं, ये साक्ष्य है। ओरल स्टेटमेंट को हम ओरल एविडेंस कहते हैं और ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी पेश होंगे उनको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। एविडेंस की परिभाषा समझने के लिए हमें प्रूव्ड की परिभाषा देखनी पड़ेगी, और जब हम एविडेंस की इस परिभाषा को प्रूव्ड की परिभाषा के साथ पढ़ते हैं, द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस मस्ट बी रेड टुगेदर विद दैट ऑफ द प्रूव्ड। इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा कि एविडेंस इट इज नॉट ओनली द मीडियम, नॉट द ओनली मीडियम ऑफ प्रूफ, but
In addition to it, there are number of matters which are produced before the court for taking into consideration when forming any conclusion. It is a wide evidence, wide definition of evidence.